दिल्ली की सियासत में आज से नए अध्याय की शुरुआत हो गई। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिन्हें राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने शपथ दिलाई। शपथ समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। केजरीवाल समारोह में सबसे आगे बैठे हुए थे, जबकि मनीष सिसोदिया उनके पीछे नजर आए। समारोह के दौरान आतिशी ने दिल्ली की 17वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। शपथ लेने के बाद आतिशी सामने बैठे अरविंद केजरीवाल के पास पहुंची और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। वहीं मनीष सिसोदिया समेत तमाम नेताओं ने भी आतिशी को सीएम बनने पर बधाई दी। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी बाकी बचे कार्यकाल के लिए उन्हें समर्थन देने का भरोसा दिया। हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस दबाव में मत आइएगा कि आप काम कर दोगे तो उनका नाम अरविंद जी का खराब होगा। आप अपना खुल करके काम करें। हम इस 3-4 महीने में आपका पूरा सपोर्ट करें। समारोह के दौरान कुछ और तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें अरविंद केजरीवाल एलजी विनय सक्सेना के साथ बैठकर चाय पीते दिखाई दिए, जबकि सीएम आतिशी और उनके सभी मंत्री भी साथ में बैठे नजर आए। राजनिवास में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आतिशी के साथ साथ दिल्ली सरकार के 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। ये सभी मंत्री कई अहम विभागों की जिम्मेदारियां संभालेंगे और जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शामिल रहे। इनमें 4 पुराने चेहरों में एक जो नया चेहरा शामिल हुआ वो मुकेश अहलावत हैं। मुकेश अहलावत सुल्तानपुर माजरा सीट से विधायक हैं। मंत्री बनने पर मुकेश अहलावत ने अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दिया। सब कुछ अरविंद जी और बाबा साहब की देन है कि आज हम जैसे लोगों को भी मंत्री बनाया है और जो भी काम होगा ज्यादा से ज्यादा उसको काम करेंगे। वहीं नई सरकार में फिर से मंत्री बने गोपाल राय ने भी कम समय में बचे हुए कामों को पूरा करने को पहली प्राथमिकता बताया। बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उनमें जो अड़चनें आती हैं उनका समाधान करना और जो कुछ और काम इन चुनाव तक जो हमारे पास समय है उसको और बेहतर बनाने के लिए हम मिल करके जो है वो प्रयास करेंगे। उधर आतिशी कैबिनेट का शपथ ग्रहण पूरा हुआ। इधर मंत्रियों के विभाग बंटवारे भी हो गए। मुख्यमंत्री आतिशी के पास शिक्षा, वित्त, पावर, जल सहित पहले से मौजूद सभी 13 विभाग रहेंगे। सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य, शहरी विकास और समाज कल्याण सहित 8 विभाग दिए गए हैं, जबकि गोपाल राय के पास पर्यावरण सहित 3 विभाग हैं। तो वहीं अगर मंत्री कैलाश गहलोत की बात करें तो उन्हें ट्रांसपोर्ट, महिला और बाल विकास सहित 4 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही आतिशी कैबिनेट के मुस्लिम चेहरा इमरान हुसैन के पास फूड सप्लाई सहित एक और मंत्रालय दिया गया है। दलित चेहरा मुकेश अहलावत को SC/ST मंत्री, साथ ही लेबर सहित 4 अन्य विभागों का जिम्मा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अब तक भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर भी मंथन जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को सिर्फ 2 सीटें देने के ही मूड में है। इनमें एक सीट जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और दूसरी सीट निषाद पार्टी को दी जा सकती है, जबकि बाकी 8 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी। दरअसल जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जबकि 3 सीटें बीजेपी के पास थीं। वहीं एक सीट राष्ट्रीय लोकदल और एक सीट निषाद पार्टी का कब्जा था। बीजेपी इसी गणित के हिसाब से सीटों का बंटवारा करना चाहती है। हालांकि अभी तक इस पर फाइनल मुहर नहीं लग सकी है। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद आगे फैसला होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ तैयारियों में लगी है और सभी 10 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। लेकिन खबर है कि राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीट मीरापुर और खैर विधानसभा सीट की मांग रख दी है, लेकिन बीजेपी उसे सिर्फ मीरापुर सीट देने का ही मन बना चुकी है। मध्य प्रदेश पर कर्ज का भार और बढ़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। इस बार राज्य सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी और ये कर्ज 2,500 करोड़ रुपए के 2 हिस्सों में लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार 2,500 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 12 साल की अवधि के लिए लेगी, जबकि दूसरा 2,500 रुपए का कर्ज 19 साल की अवधि के लिए लेगी। लेकिन सरकार के कर्ज लेने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य की मोहन सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई।
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार नीति और नियत के मामले में बुरी तरह से विफल हो चुकी है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली जो धारणा है कि ऋण लेकर जो है घी पीना, वो काम कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में न युवाओं को रोजगार है, न गरीबी पिछले 20 सालों में दूर हुई है। जबकि बीजेपी ने दावा किया कि विकास कार्यों को गति देने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। ये कांग्रेस का शासन था जहां मंत्रालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया था और केवल भ्रष्टाचार के लिए कर्ज लेते थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार कर्ज के माध्यम से प्रदेश की उन्नति और तरक्की हो रही है। पिछले महीने ही राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब इस महीने भी कर्ज लेने पर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आई। कर्ज तो हर सरकार लेती है, लेकिन एमपी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 60 दिन में तीसरी बार कर्ज लिया जा रहा है। 24 सितंबर को एमपी सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी और इससे पहले 27 अगस्त को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था और उससे भी पहले अगस्त में ही 7 तारीख को भी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। यानी 60 दिन में सरकार 15,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी होगी और इस तरह मध्य प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज 3.9 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा। तो एक तरफ एमपी सरकार बार बार कर्ज ले रही है, तो दूसरी तरफ उसके कुछ खर्चों पर गौर करें तो कर्ज की वजह समझ आ जाएगी। सरकार सबसे ज्यादा लाडली बहना योजना पर खर्च करती है। आंकड़ों के मुताबिक हर महीने लाडली बहन योजना पर 1,600 करोड़ रुपए का खर्च होता है। इसके अलावा मोहन यादव कैबिनेट ने हाल ही में 230 करोड़ रुपए की लागत से नए जेट विमान खरीदने का प्रस्ताव पास किया था, जबकि करीब 18 करोड़ का खर्च मंत्रियों के बंगलों के रेनोवेशन पर किया गया। अब इसी तरह 5 करोड़ की लागत से मंत्रियों के लिए नई एसयूवी खरीदने का ऑर्डर भी दिया गया है। यानी खर्च भारी है और कर्ज लेना जारी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निशाने पर एक बार फिर अधिकारी आ गए। एक सभा को संबोधित करते हुए उमंग सिंघार ने कुछ अधिकारियों पर दलाली करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कलेक्टर और अधिकारी निर्भीक और निष्पक्ष होकर काम करें, क्योंकि बीजेपी की दलाली करने वाले कलेक्टर और अधिकारी कांग्रेस के रडार पर हैं। ज्यादा ही शोर आ रहा है किसी अधिकारी को, किसी कलेक्टर को बीजेपी आरएसएस का झंडा उठाना, तो आरएसएस की चड्डी पहनो, शाखा में जाओ, या कलेक्टर की जरूरत नहीं है आपको। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के इस बयान पर विवाद तो होना ही था, जिसके बाद बीजेपी ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया। इनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में दलाली ही होती रही। वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था, ये परसेप्शन था। इतना ही नहीं, अलीराजपुर में सभा को संबोधित करते हुए उमंग सिंघार ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि अगर अफसर अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगी। और अब बात हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई। बताया गया कि केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। और इस पर सियासत तब शुरू हुई जब दावा किया गया कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया। जब इस बारे में मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा तो वो गोल गोल जवाब देते दिखाई दिए। देखिए, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। शैलजा जी आ रही बीजेपी में, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। लेकिन कुमारी शैलजा को मिले ऑफर की खबरों पर कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया और बीजेपी को अपना घर संभालने की नसीहत दे डाली। हमारी चिंता बहुत कर रहे हैं, उनकी चिंता पहले करने दो ना। वहाँ इतना फूट हो रहा है, इतने लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट ठहरे। पहला अपना घर संभालो। बताया गया कि बीते कुछ समय से कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट को मिल रही वरीयता की वजह से नाराज चल रही हैं और यही वजह है कि उनको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर कुमारी शैलजा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसादम पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट का मामला सामने आने के बाद साधु संतों में भारी नाराजगी दिखी, जिन्होंने इसे सनातन धर्म के खिलाफ सुनियोजित साजिश करार दिया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने तो दोषियों को फांसी पर चढ़ाने की मांग तक कर डाली। हम तो चाहेंगे कि वहाँ की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे
अगर भगवान के प्रसाद में चर्बी का प्रयोग किया गया या मछली के तेल का प्रयोग किया गया, इससे बड़ा वर्तमान में भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो वहीं मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ने भी तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाने की खबरों पर नाराजगी जताई। इस सब के पीछे कौन सा है, कौन व्यक्ति है, पहले ये पता करें और फिर इसके अगेंस्ट में इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा किसी का साहस न हो सके। ये मैं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूंगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता को लेकर विवाद तूल पकड़ रहा है। साधु संतों के साथ आम लोगों में भी काफी आक्रोश है और यही वजह रही कि उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उज्जैन में एक कथावाचक ने ऐसी बातें बोल दी हैं कि उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र पर जोर देते हुए कथावाचक ने दूसरे धर्म के लोगों को लेकर विवादित भविष्यवाणियां की हैं। व्यासपीठ पर बैठकर कथावाचक प्रेमानंद पुरी ने विशेष धर्म के लोगों पर विवादित बात कही। जब भारत आजाद हुआ था तब 2 करोड़ थे और अब 38 करोड़ हो गए हैं। संख्या बल में ज्यादा हो जाएंगे तो किसी दिन आपके घर की कुंडी खटखटाएंगे और कुंडी खटखटा के जो आपकी सुंदर बहन बेटी होगी बंदूक के दम पर उसको ले जाएंगे। बाबा धाम मंदिर में कथा सुनाते हुए महाराज ने हिंदुओं को उकसाने की कोशिश की और कहा कि अगर भविष्य सुरक्षित करना है तो हिंदू 4 बच्चे पैदा करें। आप 2 होते हैं और बच्चा करते हैं 1, आप घट गए, 2 के 4 होंगे तो बढ़ेंगे। 4 बच्चे पैदा करने की हिदायत देने के साथ निरंजनी अखाड़े के प्रेमानंद पुरी ने हिंदुओं को धिक्कारा भी है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर हिंदू नहीं जागे तो भारत में नया पाकिस्तान बन जाएगा। करता हूं मैं इस व्यासपीठ से हिंदुओं को और मैं चेतावनी देता हूं कि अगर इसी तरह रहे तो इस भारत में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। ज्यादा बच्चे पैदा करने और धिक्कारने के साथ कथावाचक ने हिंदुओं से अगले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील भी की। उनके मुताबिक हिंदुओं की सक्रियता न होने की वजह से ही आधे यूपी, बंगाल और असम में उनकी पसंद की राजनीतिक पार्टी को नुकसान पहुंचा। अयोध्या के राम मंदिर की पहली मंजिल पर भी जल्द ही मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। मूर्तियां बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है और दावा है कि इस साल दिसंबर तक ये मूर्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी, जिनका निर्माण जयपुर में किया जा रहा है। इन मूर्तियों को बनाने और उन्हें तराशने में कई कारीगर दिन रात एक किए हुए दिखाई दिए। राम मंदिर न्यास ट्रस्ट ने जयपुर के पांडे मूर्ति स्टोर को राम दरबार और 11 मूर्तियां बनाने का ऑर्डर दिया है। सफेद मार्बल से बनाई जा रही ये मूर्तियां काफी आकर्षक दिखाई दी। मूर्तियों का काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी उन्हें फिलहाल एक गोपनीय तरीके से बनाया जा रहा है ताकि जब बन के सामने आए तब लोगों के सामने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की मूर्ति होगी। अयोध्या राम मंदिर से राम बैठा हुआ राम दरबार का ऑर्डर है और उसके अलावा 11 मूर्ति का और ऑर्डर है, जिनका काम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। भाई किसी की ड्राइंग फाइनल हो रही है, किसी के मॉडल फाइनल हो रहे हैं, किसी का पत्थर फाइनल हो रहा है। इनके अलावा कई और छोटी छोटी मूर्तियां भी होंगी जिन्हें बनाने का काम जोरों से चल रहा है। पंजाब के जालंधर में दुमोरिया में एक बर्फ के कारखाने में अमोनिया गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। गैस रिसाव के बाद फैक्ट्री के अंदर फंसे एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने मजदूर की मौत की पुष्टि की है, वहीं दूसरे साथी को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि हवा में अमोनिया गैस फैलने से फैक्ट्री के पास से गुजर रहे 2 लोग भी बेहोश हो गए, जिन्हें वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं घटना के बाद आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरा इलाका सील कर दिया। घटना के फौरन बाद फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई और पानी की मदद से गैस के प्रभाव को कम कर टीम अंदर गई, जिसके बाद गैस के रिसाव को बंद किया गया। बता दें कि अमोनिया गैस का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए और बर्फ कारखाने में ठंडक पैदा करने के लिए किया जाता है। मुंबई के धारावी में एक अवैध मस्जिद को लेकर तनाव का माहौल है। बीएमसी की टीम अवैध मस्जिद को तोड़ने पहुंची थी, लेकिन भीड़ ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। बीएमसी की टीम जैसे ही धारावी के महबूबे सुभानी मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने पहुंची, आसपास भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। देखते ही देखते माहौल गरमाने लगा और नारेबाजी शुरू हो गई। भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया, लोग आंदोलन करने लगे। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया।
यही नहीं, कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि माहौल बिगड़ता देख लोकल नेताओं ने लोगों को समझाया। कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरी धारावी की जनता है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि सुबह से ये लोग यहाँ पे खड़े हैं मस्जिद के लिए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इतना रिक्वेस्ट करता हूं जाहिद अली से कि आप अपने अपने घर पे जाए और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा। मुंबई के धारावी की 90 फीट रोड पर 25 साल पुरानी सुभानी मस्जिद को बीएमसी ने अनाधिकृत बताया था और इसे गिराने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग कल रात से ही सड़कों पर आ गए और पूरा रास्ता जाम कर दिया। धारावी में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। पुलिस और बीएमसी अधिकारी मुस्लिम समुदाय के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। हिमाचल में अवैध मस्जिद के बाद अब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सिरमौर जिले में वक्फ बोर्ड और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन और नारेबाजी की ये तस्वीरें शिलाई कस्बे की हैं। यहाँ के लोग घुसपैठियों और अवैध मस्जिद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन और हल्ला बोल देवभूमि संघर्ष समिति की अगुवाई में किया गया। इन लोगों ने भारत सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग भी उठाई है। साथ ही हिमाचल में बन रही अवैध मस्जिदों और मज़ारों के निर्माण पर रोक और शिलाई क्षेत्र में अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए भी इन लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। प्रदर्शन शिलाई रेस्ट हाउस से शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी एसडीएम के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे। इन लोगों की एक सुर में मांग है कि राज्यों में बाहर से आने वाले अवैध घुसपैठियों पर रोक लगाई जाए। रेल जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी राजस्थान के बाद अब गुजरात के सूरत में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई और रेलवे ट्रैक को जोड़ने वाली जॉगल फिश प्लेट को हटा दिया गया। इस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि पटरियों को जोड़ने वाली फिश प्लेट खुली हुई है। इस दूसरे वीडियो में भी देखिए, पटरियों को जोड़ने वाली फिश प्लेट से नट बोल्ट खुले हैं। ये साजिश सूरत के कीमकोसावा रेलवे ट्रैक पर की गई, लेकिन गनीमत रही कि लाइनमैन की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। जब जांच की तो पता चला कि ट्रैक से 71 लोहे के पैड ताले भी निकाले गए थे। हैरानी की बात यह है कि करीब 1 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक से लोहे के ताले निकाले गए थे। ये जो हरकत करने की कोशिश की है उसके अगेंस्ट में पुलिस लीगल एक्शन लेगी। सूरत रूरल पुलिस की 5 टीमें, आरपीएफ जीआरपी की भी टीमें और हमारे एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पे कार्यरत है, वो भी इसकी तफ्तीश कर रही है। जिस वक्त ये घटना सामने आई उसी वक्त डाउन ट्रैक पर गरीब रथ ट्रेन आ रही थी। गनीमत रही कि समय रहते ट्रेन को रोक लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस के मुताबिक ये बहुत बड़ी साजिश थी, इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा। साथ ही वहां धर्मांतरण की कोशिश के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जो वहां मौजूद थे और जिन पर यह आरोप था कि ये लोगों को वहां पर बरगला रहे हैं। दरअसल जौनपुर के पट्टी जमालपुर बेलवार में धर्मांतरण की खबर जैसे ही विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष दिनेश मिश्रा को मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। छापेमारी के दौरान वहां एक कमरे में करीब 25 लोग मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। पुलिस को देखते ही उनके होश उड़ गए। आरोप है कि ईसाई समुदाय के कुछ लोग इन लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही विश्व हिंदू परिषद और पुलिस ने वहाँ धावा बोल दिया। सब लोग वहाँ एक साथ पहुँचने के बाद देखे कि कमरे में ये लोग जो है 20-25 लोग इकट्ठा होकर के वहाँ धर्म परिवर्तन की बात चल रही। पुलिस ने मौके से बाइबल समेत कई दूसरी चीजें भी जब्त कर ली, साथ ही इस मामले की छानबीन में जुट गई। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ। फ्लाईओवर में कार से टकराने के बाद लड़की अपनी स्कूटी के साथ नीचे गिर गई, लेकिन आज उसकी किस्मत अच्छी थी। किस्मत अच्छी इसलिए क्योंकि लड़की फ्लाईओवर से सीधे जमीन पर नहीं बल्कि इस पिलर में गिरी। 2 लेन को जोड़ने वाले पिलर के बीचों बीच गिरने की वजह से लड़की की जान बच गई।
एक्सीडेंट के बाद जब लोगों ने लड़की को वहां फंसा हुआ देखा तो फौरन 2 लोग उसके पास पहुंचे, उसे संभाला। इस वीडियो में दर्द से कराह रही लड़की दिख रही है, जबकि ये 2 लोग उसके पास बैठे हैं। ये सब कुछ एक कार से टक्कर के बाद हुआ। बताया गया कि फ्लाईओवर के ऊपर चल रही लड़की की स्कूटी को कार ने टक्कर मारी। इसके बाद लड़की नीचे गिरने लगी और गिरते गिरते वो फ्लाईओवर के पिलर में फंसी। लड़की पिलर में फंसी थी, जबकि उसके जूते नीचे गिर गए थे। काफी देर तक वहीं फंसे रहने के बाद लड़की के पास इमरजेंसी टीम पहुंची। रेस्क्यू के लिए लड़की के पास तक सीढ़ी ले जाई गई। लखनऊ में एक शराबी ड्राइवर ने अपनी कार से एक व्यक्ति को कुचला। इसके बाद लोगों ने जब उसका पीछा करना शुरू किया, तब भागने के चक्कर में उसने 3 और लोगों को कुचल दिया। इसके बाद लोगों ने कार का पीछा करते हुए उसे रोका और पूरी कार तहस नहस कर दी। शीशे से लेकर बोनट तक कार का हर हिस्सा पब्लिक ने तोड़ दिया। भीड़ के गुस्से की वजह उस कार वाले की मनमानी है। ड्राइवर ने लखनऊ के रूमी गेट के पास एक व्यक्ति को टक्कर मारी थी। कार की टक्कर के बाद स्कूटर सवार शख्स बाल बाल बच गया। इधर अपनी गलती के बाद रुकने के बजाय ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी। लोगों ने कार का पीछा करना शुरू किया। सब दौड़ते भागते उसके पीछे गए, लेकिन उस कार वाले ने काफी दूर तक लोगों को छकाया। बताया गया कि पकड़े जाने के बाद डर से कार वाला इतनी तेजी भाग रहा था कि उसने इस दौरान 3 और लोगों को कुचल दिया। हालांकि रास्ते में एक जगह पब्लिक ने उसे रोककर गाड़ी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो वहां से भागने में कामयाब रहा। कार वाले की मनमानी ज्यादा देर तक नहीं चली। ठाकुरगंज घंटाघर के पास लोगों ने उसकी कार रोक ली और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब जानवरों पर भी वार पलटवार हो रहे हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में गाय और बछड़े के साथ एक वीडियो शेयर किया, तो अखिलेश यादव ने घोड़े के साथ फोटो डाल दी। गाय और घोड़े के साथ यूपी के 2 सबसे बड़े नेताओं की ये तस्वीर आज पूरे दिन चर्चा में रही। एक नेता गाय को दुलार रहा है तो दूसरा घोड़े के साथ खड़ा है। सीएम योगी ने दक्षिण भारत से आए 2 गोवंश का नामकरण किया। एक का नाम भवानी रखा तो दूसरे का नाम भोलू। इधर आना, आ इधर आ, ए भवानी, आ इधर आ, आ इधर आ, आ इधर आ, डालने तो हमने दोस्त को क्या करना जाने दो। गोवंश की पीठ पर हाथ फेरते हुए सीएम योगी ने उसे दुलार किया। भवानी के जाने के बाद सीएम ने भोलू से भी बाहर जाने के लिए पूछा। तू भी खोलेगा रे? वो बोले तू भी खोलेगा? देखो चली गई। इस वीडियो के जारी होने के बाद सब कुछ नॉर्मल था। इसमें कोई राजनीति भी समझ नहीं आई, लेकिन तभी अखिलेश यादव ने एक घोड़े के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डाल दी और तस्वीर वाले घोड़े को लंबी रेस का घोड़ा बताया। योगी की गाय और अखिलेश के घोड़े ने सोशल मीडिया पर लोगों को आज के लिए मसाला दे दिया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एनसीईआरटी की किताब पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एनसीईआरटी की पर्यावरण बुक पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। विवाद एनसीईआरटी की किताब में उस चैप्टर को लेकर है जिसमें हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के को लेटर लिख रही है। हम आपको पहले किताब का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें लिखा है कि अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है, आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे, सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। किताब का यही हिस्सा विवाद की वजह बन गया है। खजुराहो के एक पेरेंट्स ने इसे लेकर बकायदा लिखित शिकायत दी है। उनका कहना है कि बुक के सेक्शन में हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के को लेटर लिख रही है और ये लव जिहाद जैसी घटनाओं को बढ़ावा देने जैसा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एनसीईआरटी की किताब लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। निवासी खजुराहो के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया है। उनका कहना ये है कि क्लास 3 की एनसीईआरटी में उनको कोई ऐसा कंटेंट है जो उनको आपत्तिजनक लगता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि अहमद को रीना लेटर नहीं लिख सकती, ये लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने बुक के इस कंटेंट को बदलने या इसे हटाने की भी मांग की है। बिहार के पूर्णिया में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहले से शादीशुदा एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उससे शादी कर ली। हाथ में कलावा पहने शख्स का नाम है शंकर यादव, लेकिन ये इसकी असली पहचान नहीं है। इस बहरूपिये का असली नाम है मोहम्मद जियारुल। आरोप है कि मोहम्मद जियारुल से शंकर यादव बने इस बहरूपिये ने एक हिंदू लड़की से धोखे से शादी की है। जब इसकी हकीकत सामने आई तो इसकी जमकर खातिरदारी की गई और पुलिस में मामले की शिकायत की गई। बता रही थी कि
कि एक व्यक्ति के द्वारा अपना धर्म छिपा के दूसरे नाम से उनके साथ शादी की गई और उनके साथ रह रहे थे वो। जब उनको ये बात पता चला, फिर तहकीकात की तो उनको पता चला कि धर्म छिपाया गया है। आरोप है कि मोहम्मद जियारुल उर्फ शंकर यादव 2 पत्नियों को तलाक दे चुका है, फिर भी उसने अपना नाम बदलकर हिंदू महिला को अपने झांसे में फंसाया और शादी कर ली। आरोप ये भी है कि मोहम्मद जियाउल रैकेट चलाता है और लड़कियों को अपने झांसे में फंसाकर कई शादी कर चुका है। पुलिस ने हिंदू महिला के आवेदन पर FIR दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करेंगे। पुलिस की कार्यशैली अक्सर सवालों के घेरे में रहती है। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आई, जहां एक दुकानदार को थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा था। लेकिन जब दुकानदार का परिचित किसी बहाने से थाने के अंदर पहुंचा तो उसने चुपके से इसका वीडियो बना लिया, जिसको लेकर अब बवाल मचा है। पीड़ित का आरोप है कि वो चाय की दुकान चलाता है, लेकिन पुलिस उसे मादक पदार्थों के जुर्म में पकड़ ले गई और पकड़ने के बाद क्या किया उसकी तस्वीर आप खुद देखिए। युवक थाने में खिड़की से बंधा है, उसके दोनों हाथ डंडे से ऊपर की तरफ बंधे हैं और पुलिस वाले वहीं आराम फरमा रहे हैं। समझा रहे, एक मिनट समझ नहीं रहा। और क्या बेचता जल्दी बताओ। मेरा नशेड़ी के तेरे दुकान पे नशेड़ियों की दुकान लगती है, तुझे कोई नशे की चीज बेचता है। पीड़ित का आरोप है कि उसे थाने में टॉर्चर किया गया। सवाल ये है कि अगर कोई आरोपी था भी तो पुलिस को सजा देने का हक किसने दिया। सरेआम साहब उन्होंने मारपीट करे हमारे साथ से, बोले तुम नशे की चीज़ बेचते हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मानेंगे तो तुम बोले तेरे को बार बार टारगेट बना दिया है, बोले तेरे को अगर तू नहीं मानेगा तो बोले तेरे को जेल भेजा देंगे। बोले राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक अजीब घटना घटी। भारी बारिश के बाद यहाँ एक कुआं जमीन में धंस गया, जिसे लोगों ने पानी पीने के लिए बनाया था। वो कुआं खुद भारी पानी गिरने से जमीन में धंस गया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है पहले कुएं में दरार पड़ती है, फिर धीरे धीरे कुएं का आधे से अधिक हिस्सा अंदर समा जाता है। जो कुआं भारी बारिश के बाद धंस गया उसे 1 साल पहले ही 13 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। कुआं धंसने की घटना 21 सितंबर को हुई, जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया गया कुआं तबाह होता देख घर की महिलाएं रोने लगी, क्योंकि कुआं पूरी तरह से जमीन में समा गया, जिससे परिवार को भारी नुकसान हुआ। बहरहाल कुआं बनाने वाले ठेकेदारों और कुएं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसान ने पाई पाई जोड़कर अपना कुआं बनवाया था, जो अब तबाह हो चुका है। हाथी के सामने इंसान रत्ती भर का भी नहीं लगता, लेकिन सोचिए अगर वही हाथी इंसानों के सामने आपस में लड़ने लगे तो क्या होगा। मैसूर में ऐसी ही लड़ाई के बीच कुछ लोग फंस गए थे। मैसूर पैलेस में एक हाथी ने दूसरे हाथी को दौड़ा दिया। इनमें दौड़ने वाले हाथी का नाम कंजन है और दौड़ाने वाले का नाम धनंजय। यहाँ पीछे दौड़ने वाला हाथी गुस्से में आ चुका था। उसके महावत ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश तो की, लेकिन हाथी के गुस्से के आगे वो भी काफी देर तक बेबस ही रहा। धनंजय नाम के हाथी से जान बचाने के लिए कंचन ने मैसूर पैलेस का बैरिकेड तोड़ दिया। स्टील का बैरिकेड तोड़ने के बाद दोनों हाथी मैसूर पैलेस के बाहर पहुंच गए। अब यहीं से खतरा शुरू हो गया। हाथियों को अपनी ओर आता देखकर वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। चलती सड़क में दौड़ते हुए हाथी लोगों के लिए खतरा बन रहे थे। सड़क तक आने के बाद एक हाथी तो दौड़ते दौड़ते वहां से भाग रहा था, लेकिन दूसरा हाथी अब शांत हो गया। वो तो भला हो उस महावत का जिसने समय रहते हाथी को कंट्रोल कर लिया, वरना अगर ये हाथी सड़क पर दौड़ता तो दोनों हाथी मिलकर कई लोगों को घायल कर सकते थे। गुस्सा सभी को आता है, बस हमें उसे कंट्रोल करना आना चाहिए, वरना कभी कभी वही गुस्सा हम पर भारी पड़ सकता है। एक लड़के के साथ ऐसा ही हुआ। इसने गुस्से में आकर एक लिफ्ट का दरवाजा तोड़ दिया। ये हीरो की तरह दौड़कर आए और हवा में उछलते हुए बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में इसने दरवाजे को तहस नहस कर दिया। लेकिन दरवाजा तोड़ने के बाद ये उसके अंदर जाने लगा। इसके बाद अगले ही सेकंड ये लिफ्ट वाले सेक्शन के घुप अंधेरे में था। गिरने के बाद लोग देखने आए कि आखिर ये गया कहाँ है। अब जिस फ्लोर पर भी लिफ्ट अटकी होगी वहीं पर ये लड़का भी अटका होगा। अगर लिफ्ट इसके ऊपर वाले फ्लोर पर होगी तो ये लड़का सीधे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया होगा। वीडियो में इस लड़के का गुस्सा इसी पर भारी पड़ता हुआ साफ देखा जा सकता है। जिस तरह लिफ्ट तोड़कर ये उसके अंदर जा रहा था, उससे साफ है कि ये अपने होश में नहीं था, वरना कोई भी समझदार इंसान ऐसी हरकत तो बिल्कुल नहीं करेगा।
करीब 2 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग में अब बाजी पलटती नजर आ रही है। यूक्रेन ने रूस में एक बार फिर बड़ा ड्रोन अटैक किया है। इस बार यूक्रेन ने क्रास्नोदर शहर को निशाना बनाया है। यूक्रेन के ड्रोन ने शहर में मौजूद रूसी मिलिट्री बेस को टारगेट कर बम गिराए, जिसके बाद एक बड़ा धमाका देखा गया। ब्लास्ट के बाद कई 100 फीट ऊंची आग उठती दिखाई दी। तेज धमाके से लोग डर गए, शहर में भगदड़ मच गई। धमाके के बाद उठा धुआं शहर भर में छा गया। दरअसल यूक्रेन ने रूस की मिसाइल और आर्म्स यूनिट को निशाना बनाया, जिसके बाद एक के बाद एक धमाके होते गए और आसमान में ऐसा धुआं और आग दिखाई पड़ा जैसा न्यूक्लियर ब्लास्ट के वक्त दिखाई पड़ता है। धमाके के वक्त शहर में चहल पहल थी, लोग बाजारों में खरीदारी करने गए थे, लेकिन ब्लास्ट की आवाज सुनकर लोगों में भगदड़ मच गई। इसी दौरान कार से गुजर रहे एक शख्स ने इस खौफनाक मंजर को कैमरे में कैद कर लिया।